Good morning, students. Today's our topic is Basketful of Moonlight. This is a poem from first unit 1.3. So let's see about this poem. This is very beautiful poem and easy to understand also. Okay, let's see Basketful of Moonlight. इसमें आपको दिख रहा होगा, इसका नाम नहीं है. हाँ, ओके. Basketful of Moonlight. This is a name of poem and written by Sunil Sharma. और ये जो पोएम है इट इज ट्रांसलेटेड फ्रॉम डोगरी. ये जो डोगरी लैंग्वेज होती है नॉर्थ अपना नॉर्थ इंडिया में, उस साइड पंजाब साइड, इधर हरियाणा साइड में बोली जाती है. तो इस डोगरी लैंग्वेज का ट्रांसलेशन हिंदी में किया गया है. तो इस पोएम में देखो यहाँ पर बास्केट फुल ऑफ मूनलाइट. तो बास्केट यानी टोकरी. यू कैन सी द पिक्चर, देयर इज अ बॉय and he has a basket and there are so many moons in a basket. तो इस तरह से वो एक बच्चा यहाँ पर बोल रहा है कि मुझे उस बच्चे को यानी उसे कुछ टोकरी, दो टोकरी मूनलाइट चाहिए. वो क्यों चाहिए वो आगे हम देखेंगे. इसमें देखो द स्पीकर ऑफ दिस पोएम इज अ स्मॉल चाइल्ड रिक्वेस्टिंग द मून to give him moonlight. यहाँ के जो स्पीकर है, यहाँ पर जो बोलने वाला एक बच्चा, इनोसेंट चाइल्ड इज देयर एंड ही इज आस्किंग फॉर moonlight seeds to moon because he want to saw moonlights on the road side. वो रोड साइड में मूनलाइट ऐसा बीज बोना चाहता है मून के. इसलिए क्यों वो करना चाहता है वो इस पोएम में हमको देखने को मिलेगा. इसमें ये भी दिखता है कि रिलेशन बिटवीन चाइल्ड एंड फादर, सन एंड फादर. जो बच्चे होते हैं, बच्चे और पिताजी के बीच का जो रिलेशन है, बच्चे का अपने फादर के प्रति केयर, लव एंड एक्सपेक्टेशन, ये सब चीजें यहाँ से आपको दिखाई देता है कि एक छोटा बच्चा अपने फादर से कौन कौन सी चीजें चाहता है. ये भी हमको यहाँ से देखने को मिलेगा, समझने को मिलेगा कि वो क्या एक्सपेक्ट करता है अपने फादर से और उसको किस तरह से फादर को जल्दी आना चाहिए, उनके साथ में समय बिताना चाहिए. इसके बारे में वो बच्चा बात करता है. और उसमें जो कठिनाइयां आती है, सामने जो चैलेंजेस है, उसको किस तरह से वो दूर करने की कोशिश करता है ताकि उनके फादर जो है जल्दी घर आए और उनको उनके पास उनके साथ टाइम बिताए. तो ये एक अपने फादर के प्रति, पिता के प्रति प्यार और एक एक्सपेक्टेशन भी यहाँ से हमको मालूम पड़ता है. तो पोएम शुरू करते हैं. उसके पहले थोड़े से कुछ न्यू वर्ड्स हैं, यानी जो शब्द आए हैं इसमें. SOW सो यानी बीज बोना, सीड्स बीज, ये शब्द आएंगे पोएम में. पाथ यानी रास्ता, जो रोड होता है. स्नेक, सांप, स्कॉर्पियंस यानी बिच्छू. फार, फार ये शब्द भी आएगा, क्वाइट फार ऐसा है, का मतलब होता है थोड़ा दूर, दूरी. प्लाइज आना जाना करना, आवागमन करना या आवागमन के साधन भी कह सकेंगे. लोन, लोन तो आपको मालूम ही है, जो बैंकों से लेते, उधार लेना, कर्जा लेना. फेरी टेल्स, परियों की कथाएं. इस तरह से ये कुछ न्यू वर्ड्स या शब्द है जिनके अर्थ मैंने यहाँ पर आपको बताया है. तो इनको आप सामने आएंगे तो इनको अर्थ समझ लेने का है. देखिए, लेट्स स्टार्ट पोएम. अब इस पोएम में देखते हैं कि एक बच्चा जो है, छोटी उम्र का बच्चा है और वो कितना इनोसेंट है, यहाँ पर ये भी दिखाई देता है. ही इज अ वेरी इनोसेंट चाइल्ड एंड ही इज आस्किंग टू अ मून फॉर बास्केट फुल ऑफ मूनलाइट. अब वो क्यों ऐसा बोलता है कि अब इट इज नॉट अ पॉसिबल. तो ये पॉसिबल तो है नहीं कि मून उसको बीज दे दे या लाइट दे दे. किसको? उस बच्चे को.
और वो क्यों मांगता है ये भी हम देखेंगे। तो बच्चा बोलता है, एड्रेस करता है मून से, ओ मून गिव मी मूनलाइट, ओ मून गिव मी मूनलाइट, बास्केटफुल और 2 बास्केटफुल विथ सीड्स ऑफ मूनलाइट। वो बच्चा बोलता है, ओ चांद मुझे मूनलाइट दो, यानी चंद्र का प्रकाश दो, चांद का प्रकाश दो, लाइट दो, 1 बास्केटफुल और 2 बास्केटफुल, 1 टोकरी भर या 2 टोकरी, ताकि बीज चाहिए उसे। कितने? 1 या 2 टोकरी बीज चाहिए मूनलाइट के, सीड्स ऑफ मूनलाइट, जो बीज है मूनलाइट के, ताकि मैं उसको बो सकूं रास्ते के साइड में। वो नेक्स्ट स्टांजा में आएगा। इन दिस वे कितना, इससे ही पता चलता है कि ये बच्चा कितना इनोसेंट है और उसकी जो मांग है वो कैसी जायज है, कि किस तरह से वो क्यों मांग रहा है। अब ये तो पॉसिबल नहीं है कि मूनलाइट को ऊपर से लाया जाए, उसको मांगा जाए, रास्ते के साइड में बोया जाए, कि उसका ऐसा लाइट बनाया जाए, तो वो तो इम्पॉसिबल है। फिर भी तो इससे यहाँ पर हमको उस बच्चे की एकदम इनोसेंटनेस जो है वो दिखाई देता है। कितना वो बच्चा एक इनोसेंट है, निष्पाप है, उसमें कोई ऐसा ये बड़ी जायज है कि नाजायज है, वो उस बात को नहीं देखता। उसको ये भी पता नहीं है कि वो मिलेगा कि नहीं मिलेगा, फिर भी ही इज डिमांडिंग टू मून, कि मुझे मूनलाइट के सीड्स चाहिए, बीज चाहिए। आगे नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। अब देखो नेक्स्ट स्लाइड में है, फ्रॉम द सिटी टू माय विलेज। नेक्स्ट स्टांजा में बच्चा कहता है, फ्रॉम द सिटी टू माय विलेज ऑन द साइड्स ऑफ द पाथ आई वांट टू सो मेनी small small moons of light, the whole village goes to the city daily to work। अब वो ऐसा क्यों करता है? देखो उसमें इस चित्र में भी दिख रहे हैं कि वो लाइट्स के पोल दिख रहे हैं, लाइट दिख रहा है, कि वो बच्चा बोल रहा है कि फ्रॉम द सिटी टू माय विलेज, मेरे गांव से लेकर सिटी तक जो शहर है, ऑन द साइड ऑफ द पाथ, पाथ यानी रास्ता, रास्ता के साइड में, रास्ते के साइड में, रोड के साइड में, आई वांट टू सॉ मेनी, मैं ऐसे बहुत सारे चंद्र के प्रकाश को, चांद के प्रकाश को, ये चांद के जो प्रकाश के बीज है उनको मैं उनको बोना चाहता हूँ ऑन द साइड ऑफ द पाथ, क्योंकि उनका जो रास्ता है वो ठीक नहीं होगा, ये कुछ तो भी उसमें गड़बड़ होगी। इस वजह से वो बच्चा ऐसा बोलता है। कहाँ से लेकर कहाँ तक के? फ्रॉम द सिटी टू माय विलेज, शहर से लेकर गांव तक या गांव से लेकर शहर तक वो चांद के प्रकाश के बीज को बोना चाहता है ऑन द साइड ऑफ द पाथ। साइड ऑफ द पाथ यानी रोड के दोनों साइड में, जैसे कि स्ट्रीट लाइट होती है कि नहीं रास्ते के साइड में, जस्ट लाइक दैट। तो इसी तरह से मैं भी ये चांद के प्रकाश के बीज को बोना चाहता हूँ रास्ते के दोनों साइड में। आई वॉन्ट टू सो मेनी स्मॉल स्मॉल मून्स ऑफ लाइट, छोटे छोटे मून के लाइट, छोटे छोटे मून, ऐसे जैसे लाइट के दिए होते हैं, लाइट की जो बत्ती होती है, हाँ, वैसे मैं भी ऐसे छोटे छोटे लाइट्स वहां पर लगाना चाहता हूँ, ताकि रास्ते में उजाला प्रकाश या जो अंधेरा है वो दूर किया जा सके। द होल विलेज गोज टू द सिटी डेली टू वर्क। और ये भी कहता है कि द होल विलेज, उनका जो एंटायर विलेज है, पूरा विलेज है, यानी द पीपल ऑफ द विलेज, विलेज यानी गांव के लोग, गोज टू द सिटी डेली टू वर्क, हर दिन उस गांव के लोग, पूरे के पूरे लोग, जितने भी बड़े लोग हैं, वो सब काम करने के लिए कहाँ जाते हैं? गोज टू द सिटी, यानी शहर में काम करने के लिए जाते हैं। एंड एवरी डे, डेली मीन्स एवरी डे, टू वर्क, काम पर। द होल विलेज यानी पूरे गांव के लोग जो काम करने के, एंटायर पीपल ऑफ द विलेज goes to goes to the work, goes to the city for work। इस तरह से वो बच्चा इसलिए बोलता है कि मेरे गांव के लोग हैं, जायज है कि उसके
फादर या उसके घर के लोग, तो कोई भी जो भी होंगे, उसके आजू-बाजू के लोग, वो भी सब लोग सिटी में जाते होंगे काम करने के लिए। तो ये यहाँ पर आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है, समझ में आ रहा है कि एक छोटा बच्चा है, जो अपने हिसाब से, अपने तरीके से, अपने दृष्टिकोण से कि अपना एक माँग रखता है मून के सामने कि मेरे गाँव जो है एक विलेज है छोटा-सा, और ही इज़ और वो जो रहता है, वो थोड़ा-सा दूर है शहर से। शहर और गाँव के बीच में थोड़ा डिस्टेंस है, और उसके गाँव के लोग हर दिन एवरी डे काम करने के लिए शहर में जाते हैं और वापस आते हैं। तो इसलिए वो बच्चा क्या करता है कि उस रास्ते पर जहाँ से वो आना-जाना करते हैं हर दिन, उस रास्ते पर चाँद के बीज, यानी चाँद का प्रकाश के बीज ये बोना चाहता है, ताकि वो जो रास्ता है, रास्ते पर उजाला बना रहे, प्रकाश बना रहे, लाइट बना रहे। इस तरह से वो बच्चे की माँग है। तो उस ये भी समझ में आता है कि वो किस तरह से अपनी भावनाएँ व्यक्त करता है, और उसको यानी क्या चाहिए। तो ये देखो यहाँ पर समझ में आ गया, सिटी, विलेज, ये 2 चीज़ें यहाँ पर, इनका डिस्टेंस जो है, ये दिखाई दे रहा है। और बच्चा यहाँ पर बोलता है कि रास्ते के दोनों साइड में मैं लाइट लगाऊँगा। लाइट्स मीन्स कौन से? मूनलाइट, सीड्स ऑफ मूनलाइट। देन और उसके बाद ये जो रास्ता है, वो उनके गाँव के लोगों को, उनके फादर को आने-जाने के लिए आसान होगा। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। अब क्या है देखो, क्यों ऐसा सोच रहा है, अभी पीछे की स्टैन्ज़ा से सामने बात समझ में आ रही है, क्यों वो बच्चा ऐसा बोल रहा है। इट बिकम्स डार्क ऑन इट्स वे बैक, इट्स बिकम डार्क ऑन इट्स वे बैक एज़ माय विलेज इज़ क्वाइट फार। द रूट इज़ टफ एंड फुल ऑफ स्नेक्स एंड स्कॉर्पियंस। बच्चा आगे बोलता है, जब वो लोग काम करने के लिए जाते हैं, सुबह जाते हैं, सुबह जल्दी चले जाते हैं, और शाम तक के, रात तक के अंधेरे में वो आते हैं, तो उस समय क्या होता है, इट्स बिकम डार्क, डार्क यानी अंधेरा, ऑन इट्स वे बैक, जब वे लोग वापस आते हैं घर, तो उस समय तक के बहुत अंधेरा हुआ होता है, लाइट नहीं रहता। एंड एज माई विलेज इज क्वाइट फार, और मेरा ये जो गांव है शहर से दूर है, इसके बीच में डिस्टेंस है, और रास्ता, द रूट, रूट यानी रास्ता, और वो यूटी, रूट यानी रास्ता, राह, द रूट इज टफ एंड फुल ऑफ स्नेक्स एंड स्कॉर्पियन। देखो कि ये जो रास्ता है उनके आने जाने का, उनके फादर है, उनके गांव के लोग जो जाते हैं वहां से, ये जो रास्ता है ये बहुत टफ है, रास्ता अच्छा नहीं है। तो और उसमें ये भी डर लगा रहता है, उसमें ये भी खतरा रहता है कि देयर आर स्नेक्स एंड स्कॉर्पियन, वहां पर उस रास्ते पर बहुत सारे सांप और बिच्छू भी पाए जाते हैं। इस वजह से अंधेरे के समय में अगर कोई व्यक्ति, वहां से कोई लोग आते जाते रहेंगे, तो क्या हो जाएगा, उनको इन जो जीव है, ये जो स्नेक्स एंड स्कॉर्पियंस है, इनसे खतरा रहेगा, और अंधेरे की वजह से वो लोग उसको देख नहीं पाएंगे, तो इससे बहुत बड़ा एक दुर्घटना हो सकती है। इस वजह से वो बच्चा है कि उस रास्ते के साइड में चाँद का प्रकाश, चाँद के बीज बोना चाहता है, ताकि वो जो रास्ता है एकदम लाइट से जगमगा जाए, और लाइट हमेशा वहाँ पर बनी रहे। जैसे कि रास्ते पर दोनों साइड में स्ट्रीट लाइट होती है। तो फिर से देखो, इट्स बिकम अ डार्क ऑन इट्स वे बैक। तो जब वो लोग सभी वापस आते हैं, तो तब तक के अंधेरा हो चुका होता है, बहुत अंधेरा होता है, घना अंधेरा होता है। एंड मेरा गाँव जो है, ये शहर से दूर होने की वजह से, एंड द रूट इज़ टफ, रास्ता भी बहुत खतरनाक है, बहुत चैलेंजिंग है, क्योंकि उस रास्ते पर हमेशा साँप और बिच्छू का डर लगा रहता है, और इस वजह से
इससे बचने के लिए मुझे वो सीट चाहिए। किसकी सीट चाहिए? चाँद की सीट चाहिए, ताकि मैं उनको वहाँ पर बोल सकूँ दोनों साइड में, और उससे ये जो रास्ता है आसान हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नाइदर। अब बच्चा देखो वहाँ से बोलता है ये जो रास्ता है तो ये तो पहले से ही टफ है, वहाँ पर सब जीव-जंतु पाए जाते हैं जो खतरनाक है। और उसके बाद आगे, नाइदर बस नॉर कार्ट फ्लाइज। वहाँ पर व्हेन माय फादर रिटर्न होम आई एम asleep एंड ही गोज़ बैक अर्ली इन द मॉर्निंग व्हाइल आई एम स्लीपिंग। तो बच्चा यहाँ पर आगे बोलता है कि उस रास्ते पर किसी भी प्रकार नाइदर बस नॉर कार्ट फ्लाइज। फ्लाइज का मतलब आवागमन, आना-जाना। उस रास्ते पर ना तो बस चलती है, ना तो कार्ट यानी कोई भी घोड़ा गाड़ी, कोई बैलगाड़ी, कोई भी सवारी गाड़ियाँ नहीं चलती है। बस नाइदर बस नॉर कार्ट फ्लाइज, आवागमन करना, वहाँ पर यातायात, किसी प्रकार की यातायात नहीं है। कोई भी आवागमन के वहाँ साधन नहीं है उस रास्ते पर। व्हेन माय फादर रिटर्न होम, जब मेरे फादर घर वापस आते हैं, आई एम अस्लीप, तब तक कि मैं सो जाता हूँ। मैं मुझे नींद लग जाती है, मैं नींद में होता हूँ। क्योंकि देखो, रास्ता अच्छा नहीं होने से, ठीक नहीं होने की वजह से, खराब होने की वजह से उनके फादर जो है, गाँव के सब लोग जो है, बहुत लेट धीरे-धीरे अपने उस रास्ते से घर आते हैं, और वहाँ पर सब खतरा भी है। इस वजह से बच्चा बोलता है कि जब मेरे फादर वापस घर में आते हैं तो मैं तब तक के सो जाता हूँ, मुझे नींद आ जाती है। एंड ही गोज़ बैक, और जब वो वापस जाते हैं सुबह दूसरे दिन अर्ली इन द मॉर्निंग, दूसरे दिन जब काम पर वो चले जाते हैं या काम पर जाते हैं, तभी भी मैं सोया ही रहता हूँ। तो इसका मतलब ये है कि उस फादर की और उस बच्चे की दिन में कहीं भी भेद-भलाई या मुलाकात कुछ होती नहीं। वो मिलती ही नहीं एक तरह से। जब फादर रिटर्न आते हैं, तो बच्चा सोया रहता है, और जब आने के बाद, क्योंकि शहर दूर होने की वजह से जब उनको काम पर जाना होता है सुबह, तो वो जल्दी निकल जाते हैं, और उसी समय भी बच्चा सोया रहता है। तो देखो यहाँ से हमको ये क्लियर हो जाता है कि वो इस बच्चे के लिए इस क्यों वो मूनलाइट माँग रहा है। तो वो डिमांड करता है ताकि अगर मुझे मूनलाइट मिल जाए तो मैं उस मूनलाइट को रास्ते के दोनों साइड में लगा दूँगा, बीज बो दूँगा, तो वो छोटे-छोटे मूंछ उगेंगे। देन और वो पूरे रास्ते को प्रकाशमय कर देंगे, और उससे क्या होगा, तो हिज फादर विल कम अर्ली एट होम, और उनके फादर बहुत जल्दी घर आएँगे, और उनके साथ में उनकी अच्छे से मुलाकात होगी, और वो उनको स्टोरीज़ भी बताएँगे। तो देखो वहाँ पर कौन-कौन सी बातें नहीं है। पहली लाइन में देयर नाइदर बस नॉर कार्ट फ्लाइज, आवागमन के कोई साधन नहीं है, ना तो बस है, ना तो कोई भी गाड़ियाँ हैं, बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी, जो भी जिसके ऊपर हम बैठ के जा सकते हैं, ऐसी कुछ भी नहीं है, और फादर बहुत लेट आते हैं। उस समय तक के बच्चा जो है सो जाता है, और उससे क्या होता है, उनकी मुलाकात नहीं हो पाती, और दूसरे दिन भी बच्चा सोया ही रहता है जब फादर वापस काम पर चले जाते हैं। आगे, तो इसलिए क्या बोलता है बच्चा, ओ मून गिव मी अ बास्केटफुल ऑफ मूनलाइट अलोन। इसलिए ओ मून, मुझे एक बास्केटफुल जो मूनलाइट है वो मुझे लोन पर चाहिए। किसके ऊपर चाहिए? लोन पर चाहिए, यानी कर्जे के रूप में चाहिए, ताकि मैं कर्जे पर ये मूनलाइट लेकर वो रास्ते के साइड में, दोनों साइड में उसको, उसके बीच बो दूंगा, और इस प्रकार से वो रास्ता उजाले से भर जाएगा। तो इसलिए ओ मून गिव मी अ बास्केट फुल ऑफ मूनलाइट ऑन अ लोन, लोन कर्जे के तौर पर मांग रहा है बच्चा, उधार यानी ऐसे ही मांग रहा है कि फोकट में नहीं, ऑन लोन कर्जे के तौर पर वो मांग रहा है, ताकि वो उस मूनलाइट को रास्ते के दोनों साइड में
बो सके और उससे वो रास्ता अच्छे से जगमगा जाएगा। आगे के स्लाइड देखो। अब वो बच्चा की क्यों ऐसा बोल रहा है, आगे वो देखिए। आई वांट टू लाइट द डार्क रूट so that my father returns early. I too want to hear fairy tales and stories from him. तो इस तरह से वो बच्चा बोलता है कि मैं ये चाहता हूँ कि ये जो डार्क रूट है, अंधेरा रूट है, जिसकी वजह से माय फादर कम एट होम लेट, तो इसलिए मैं उस लाइट को वहां पर बोना चाहता हूँ। और वो जो डार्क रूट है, अंधेरे से भरा रास्ता है, उसको उजाले से, लाइट से एकदम जगमगाना चाहता हूँ। सो दैट, और इससे क्या होगा, तो इससे ये होगा कि माय फादर रिटर्न्स अर्ली, और मेरे फादर जो है जल्दी घर वापस आएंगे। एंड आई टू वांट टू हियर फेरी टेल्स एंड स्टोरीज फ्रॉम हिम, और मैं उनसे फेरी टेल्स यानी परियों की कहानियां और बाकी की जो कहानियां है, स्टोरीज है, ये मैं सुनना चाहता हूँ। तो हमने देखा था लास्ट स्टैंजा में पहले कि जब उनके फादर घर आते हैं तो तब तक कि ये बच्चा सो जाता है, और सुबह भी काम पर जाते हैं तो ये सोया ही रहता है। तो उसकी भी इच्छा हो रही है कि बाकी के जो जैसे होते हैं कि मैं अपने फादर से फेरी टेल्स की स्टोरियाँ सुनूँ, फेरी टेल्स सुनूँ, बाकी की स्टोरीज़ सुनूँ, बेड टाइम स्टोरीज़ सुनूँ। तो इस तरह से वो अपनी इच्छा यहाँ पर प्रकट करता है। इसलिए उसको वो मूनलाइट चाहिए, ताकि वो अपने फादर को जल्दी से जल्दी घर आने के लिए बाध्य कर सके। यानी उसके फादर जल्दी से जल्दी घर आए। तो इससे ये होगा कि इस बच्चे को ये सब चीजें यानी फेरी टेल्स एंड अदर स्टोरीज ये सुनना अपने फादर से पॉसिबल हो जाएगा। तो ये दिख रहा है, आई वॉन्ट टू लाइट द डार्क रूट। देखो, मैं डार्क रूट को लाइट से भरना चाहता हूँ, लाइट लगाना चाहता हूँ। और इस वजह से होगा ये कि हिज फादर विल रिटर्न्स अर्ली एट होम, उनके फादर जो है जल्दी से जल्दी घर आएंगे। देन आई वॉन्ट आई वॉन्ट टू हियर, मैं सुनना चाहता हूँ फेरी टेल्स एंड स्टोरीज। तो इस तरह से वो बच्चा बोल रहा है। ठीक है, यहाँ तक ये क्लियर हुआ कि किस तरह से वो बच्चा क्यों ये मांग रहा है। तो इसलिए पोयम का नाम ही दिया है बास्केट फुल ऑफ मूनलाइट, एक टोकरी भर मून के लाइट। तो यहाँ ये भी है कि हमको किस तरह से समझना है। ये एक तरह से पर्सनिफिकेशन है, तो ये पॉसिबल चीजें नहीं होने के बावजूद होती हुई नजर आ रही है। तो आगे, ओ मून गिव मी अ बास्केट फुल ऑफ मूनलाइट, आई वांट टू शो ऑफ मून ऑन द साइड ऑफ द पाथ। इसलिए बच्चा बोल रहा है कि ओ मून गिव मी अ बास्केट फुल ऑफ मूनलाइट, आई वांट टू शो ऑफ मून ऑन द साइड ऑफ द पाथ। इसलिए ओ मून, ओ चांद, मुझे एक बास्केट, एक टोकरी भर मूनलाइट दे दो, उसके बीज दे दो, ताकि मैं इनको आई वांट टू सॉ ऑफ हिम ऑफ मून ऑन द साइड ऑफ द पाथ, और मैं इस जो टोकरी भर आपके मूनलाइट रहेंगे इनको रास्ते की दोनों साइड में बो दूंगा, ताकि वो लाइट वहां पर जगमगा उठेंगे, और इस तरह से मेरे पिताजी का जो रास्ता है वह वहां पर आसान हो जाएगा, और वो जल्दी आएंगे और मुझे अच्छे से स्टोरीज, फेरी टेल्स और बाकी की स्टोरीज जो है ये बताएंगे। तो इस तरह से ये पोएम यहाँ पर ये एंड भी होती है। तो और फिर से अगर नहीं समझ में आ रहा है तो पूछेंगे थोड़ा सा बाद में। तो फिर से मैं रिपीट करूँ क्या इसको, कोई किस तरह से दिया है। पोएम छोटी सी है तो फटाफट तो हो ही गई है। तो यहाँ पर कौन कौन सी बातें ध्यान रखने की है कि वो बच्चा क्या मांग रहा है, किससे मांग रहा है। आपको यह समझ में आएगा कि द चाइल्ड फॉर आस्किंग टू अ मून फॉर बास्केट फुल ऑफ मूनलाइट एंड ही वांट टू सॉ ऑफ अ मून ऑन द साइड ऑफ द पाथ।
बिकॉज हिज फादर रिटर्न होम लेट, केम होम लेट, उसके फादर जो है घर लेट आते हैं, एंड ही वांट टू हियर फेरी टेल्स एंड अदर स्टोरीज फ्रॉम हिम फादर हर हिज फादर। इस वजह से वो क्या करता है, रास्ते से सॉरी मून से मून लाइट मांगता है। देन उसके पहले और एक बात यहाँ पर आएगी कि रास्ता क्यों, ये क्यों मांग रहा है ऐसा, तो ये समझ में आएगा कि उसके गांव के ऑल द पीपल, एंटायर विलेज, एंटायर पूरा गांव, उनका विलेज, एंटायर विलेज गोज टू द सिटी टू वर्क। वो उनका जो गांव के लोग हैं वो शहर में काम करने के लिए जाते हैं, और हर दिन सुबह जल्दी जाते हैं और रात को लेट आते हैं। और जो उनका रास्ता है, द रोड इज वेरी टफ, वो रास्ता जो है बहुत खतरनाक है, क्योंकि उसमें कोई लाइट नहीं है, और लाइट नहीं होने की वजह से एंड देयर इज सम स्कॉर्पियन एंड स्नेक्स आर देयर। तो ये जो होने की वजह से वो बच्चा बहुत यानी चिंतित है एक तरह से कि उसके फादर को कोई दुर्घटना ना हो जाए, और वो ये भी चाहता है इससे कि उसके फादर घर जल्दी आए, सही सलामत आए, ताकि वो उनसे फेरी टेल्स और स्टोरीज सुन सके। और एक दूसरी बात कि सिटी एंड विलेज ऐसे दो शब्द आए, तो ये दोनों के क्वाइट फार, यानी उनके बीच में डिस्टेंस है, दूर है। तो ये भी एक आपको क्लियर दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो और कुछ इसमें से रहेगा तो आप पूछ सकते हो लास्ट में। और एक इसका सिंपल सा ये देखेंगे कि किस तरह से ये आपको यहाँ पर पोएम वो बच्चा बोलता है। तो स्पीकर कौन है, स्पीकर यानी बोलने वाला, द चाइल्ड, स्मॉल चाइल्ड हु इज रिक्वेस्टिंग टू द मून टू गिव हिम मूनलाइट। उसको वो मूनलाइट देने के लिए वो मनाता है चांद को। हम यहाँ पर देखेंगे कि इस पोएम में अगर इसका एप्रिसिएशन अगर देखा जाए, तो ये जो पोएम है, तो इसमें ये पोएम जो लिखी है ये फ्री वर्स में है, इसमें कोई राइमिंग स्कीम नहीं है। फ्री वर्स में होने की वजह से ये राइमिंग स्कीम नहीं है। तो देर क्या कहेंगे, देर इज नो राइमिंग स्कीम। अगर आपको ये पोएम आती है एप्रिसिएशन के लिए, तो इसमें राइमिंग स्कीम नहीं है, इसमें कोई ऐसा ये लगाया नहीं है, पैरामीटर नहीं है। देन द पोएम डज नॉट कन्फर्म टू ट्रेडिशनल स्टांजा डिवीजन। तो इसमें आप देखोगे तो इस तरह से कोई ऐसे स्टांजा टाइप भी दिखाई नहीं देगा उतना, है ना। तो इसलिए ये आपको देखने का है कि राइमिंग स्कीम इसमें नहीं है। दिस इज पोएम इन अ ब्लैंक वर्स। द लेंथ ऑफ द लाइंस आर आल्सो इरेगुलर। यहाँ की लाइंस आपने देखेंगे तो इस पोएम की जो लाइन है वो इरेगुलर है, रेगुलर नहीं है। दिस इज अ पोएम इन अ फ्री वर्स, इसलिए इसको फ्री वर्स में कहा जाता है, और इसमें कोई ऐसे पैरामीटर नहीं लगाया गया, राइम नहीं लगाया गया। तो ये बात क्लियर हो जाएगी अगर ये पोएम एप्रिसिएशन के लिए आती है, जो 5 नंबर के लिए आपको पूछा जाता है। तो उसमें आपको टाइटल हो गया, देन पोएट नेम हो गया, देन राइमिंग स्कीम हो गई। आपको लिखना रहेगा वहां पर, देयर इज नो राइमिंग स्कीम इन दिस पोएम इज इन अ फ्री वर्स। ये हो गया। अब आगे और एक पूछता है फिर दूसरा कौन सा, फिगर ऑफ स्पीच। फिगर ऑफ स्पीच अगर पूछता है तो इसमें रिपीटेशन फिगर ऑफ स्पीच दिखाई देता है, ठीक है ना। और एक दूसरा भी एक पर्सनिफिकेशन भी कहेंगे। रिपीटेशन कौन सा, कोई तो भी लाइंस जो रिपीट्स होते हैं, वर्ड्स रिपीट्स होते हैं सेम साउंड वाले, तो वो रिपीटेशन, सेम साउंड वाले नहीं तो एलिटेशन हो जाएगा। जो पूरा पूरा जैसे कि पोएम है, स्मॉल स्मॉल मून्स ऑफ लाइट, ये जो लाइन है बार बार पोएम में आई है, एक से ज्यादा बार, तो दैट इज कंप्लीट लाइन आर रिपीटेड। तो कंप्लीट लाइन जब रिपीट होती है तो रिपीटेशन फिगर ऑफ स्पीच होता है। और यहाँ पर दूसरा एक फिगर ऑफ स्पीच अगर देखा जाए तो पर्सनिफिकेशन, मानवीकरण।
जैसे कि ये जो चाँद है, चंद्र है, ये तो नॉन लिविंग थिंग है ना? तो उसको भी एक जीवित व्यक्ति की तरह बताया गया है, क्योंकि वो बच्चा उससे बात कर रहा है और उसको उधार पर, लोन पर वो बीज माँग रहा है। वो कैसे दे पाएगा? मगर ऐसी यहाँ पर कल्पना की गई है। तो इसलिए यहाँ पर पर्सनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच भी हुआ है। एक अब सेंट्रल आइडिया करके आता है ये, अगर आपको पोएम थीम इसका क्या रहेगा? तो थीम इस तरह से आप लिख सकते हो, द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम इज द लोनलीनेस ऑफ अ चाइल्ड इन अ रिमोट विलेज अनटच्ड बाय मॉडर्न एमिनिटीज। यानी लोनलीनेस ऑफ अ चाइल्ड, लोनलीनेस यानी अकेलापन, उस बच्चे का अकेलापन यहाँ पर दिखाई देता है ना? उस बच्चे का एक तरह से प्यार भी दिखाई देता है अपने फादर के तरह, और केयर, लव एंड केयर दोनों चीजें एक साथ में दिखाई देती है, और एक एक्सपेक्टेशन बाद में निकल के आता है। तो ये भी दिखता है, ये चाइल्ड का वो एक है। देन द चाइल्ड इज टू अफार फ्रॉम द मॉडर्न अर्बन लाइफ दैट इवन हिज रेमेडी फॉर द फ्लाइट ऑफ हिज विलेज सिम्स क्वाइट इनोसेंट एंड प्लेन। तो इस तरह से एक इनोसेंट चाइल्ड दिखाई देता है। इनोसेंट, द चाइल्ड इज वेरी इनोसेंट एंड इसलिए तो ये एकदम निष्पाप है, एकदम से एकदम क्या बोलेंगे उसको, जो बिल्कुल बेचारा ऐसा है कि उसको ये भी पता नहीं कि वो देगा कि नहीं देगा, फिर भी वो बात अपनी रखता है ताकि अपने फादर को जल्दी से जल्दी घर बुलाने के लिए। तो इस तरह से ये पोएम है। तो आई होप आपको ये समझ में आई होगी। तो और किसी को कुछ इसमें पूछने का रहेगा तो पूछ सकते हैं। तो ये पोएम तो ऐसी कंप्लीट हो गई है। ओके सर, दिनेश सर, हेलो। हाँ बोलिए सर, बोलिए सर। हाँ अभी हाँ कंप्लीट तो हुई है पोएम। किसी हाँ, को तो कुछ पूछ। बच्चों ने हाथ उठाया है। काजल जयसवाल, पूछो बेटा। हाँ, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। हाँ बोलो बेटा। ये प्लीज का मतलब क्या होता है? प्लस हाँ यानी आवागमन करना। आवागमन यानी जैसे यातायात होती है कि नहीं? हाँ हाँ, तो PLISE है ना? हाँ सर। PLIES, हाँ प्लाइस यानी आवागमन, आना जाना। वहां पर जैसे यातायात, वो जो रास्ता रहता है, द रोड इज टफ, पाथ इज टफ, रास्ता यानी खतरों से भरा है, और वहां पर दूसरे साधन भी नहीं है आने जाने के, ना तो बस है ना तो कार्ट, कार्ट यानी जैसे कि बैलगाड़ी घोड़ा गाड़ी जो होती है, तो ऐसा कोई भी नहीं है। तो वो बेचारे लोग पैदल ही जाते हैं, पैदल ही आते हैं, और पैदल जाने की वजह से वो रास्ते में क्या है, स्नेक एंड स्कॉर्पियन, इस वजह से वहां पर उनको खतरा है। तो फ्लाइज का हेलो। मतलब आवागमन। हाँ यस बोलो। हाँ हाँ, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सर राइम स्कीम कैसे पहचानते हैं राइम स्कीम ऐसे पोयम में? पहचानते कि हाँ, तो उसमें जैसे कि राइमिंग स्कीम का मतलब होता है जैसे कि समान तुक वाले शब्द, देखो ठीक है, जो समान साउंड वाले शब्द ये होते हैं ना, मीनिंग वाले नहीं, समान तुक वाले। जैसे आप गाने सुनते हो, जो फिल्मी गाने होते हैं, तो वो शब्द देखो, एक लाइन अगर बोली जाए तो उसका लास्ट वाला अगर दूसरी लाइन भी बोलते हैं तो सेम सेम करीब करीब साउंड उनका रहता है। तो इससे समान शब्द अगर होते हैं साउंड उनका, तो वो राइमिंग बनता है। तो उसका भी एक ये है, पैरामीटर है। जैसे इसलिए अगर पहली लाइन को हमने ये लिख दिया, ये लाइन दे दिया, तो वो उसका पर्टिकुलर पैरामीटर होता है। हाँ, तो यहाँ पर थोड़ा सा समझाना मुश्किल हो जाएगा। तो अगर वो पहली लाइन को हमने ये लिखा है, तो वैसा ही साउंड दूसरे लाइन में आता है, सेम मिलता जुलता साउंड। इसका मतलब होता है समान तुक वाले शब्द, साउंड वाले, हाँ मीनिंग वाले नहीं। तो अगर उसके ऊपर के लाइन के नीचे वाले लाइन में भी उसका साउंड सेम मिलते जुलता आ रहा है, तो हम उसको भी ए लिखेंगे, ठीक है। तो अगर वो नहीं आ रहा है, उससे दूसरा हो रहा है, तो उसको बी लिखेंगे, मगर ये भी उसका कुछ अलग ही पैरामीटर रहते हैं। तो ये थोड़ा सा यहाँ पर आपको बताना मुश्किल है, ये ब्लैक बोर्ड पर ठीक ठाक रह सकता है। तो इस तरह से ये होता है। और क्या रहता है कि अगर ये देखो यहाँ पर जो इसकी स्कीम है पोएम की, हाँ 1 मिनट, हाँ, तो ये पोएम जो लिखी गई है, यहाँ पर देखोगे इसका स्ट्रक्चर देखोगे,
इसका स्ट्रक्चर देखोगे तो ठीक है, एकदम से इरेगुलर है, लाइन एकदम ऐसे नहीं कि भाई एकदम बिल्कुल एक इसमें छे में रखकर या इसमें में रखकर बनाई गई। तो ऐसे ये पोएम है, इसलिए इसको ब्लैंक वर्स कहते हैं, फ्री वर्स भी कहते हैं। ठीक है ना? हाँ, नेक्स्ट कोई तो पूछ रहा था। अमृत, माइक चालू करो। सर गुड मॉर्निंग सर। हाँ, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हाँ, सर फिगर ऑफ स्पीच कैसे बनाते हैं? सर फिगर ऑफ स्पीच कैसे बनाते हैं? इसको बनाते नहीं बेटा, ये बने ही है ऑलरेडी। वहां से बहुत सारे फिगर ऑफ स्पीच है, उसको कहते हैं अलंकार। हिंदी में जो होते हैं ना अलंकार, आभूषण। अलंकार का मतलब आभूषण, जिससे जैसे कि वो भाषा में उसको एक तरह से श्रृंगार है ना, भाषा को एकदम सुंदर बनाने के लिए अलंकार होते हैं। का मतलब आभूषण, जो गहने होते हैं ना, ज्वेलरी, दैट इज अलंकार। तो किसी को सुंदर दिखने के लिए, सुंदर बनाने के लिए जो अलंकार होते हैं, पहनते हैं गले में, कान में, नाक में, हाथ में, वो अलंकार है, तो आभूषण है। तो इस तरह से ये भाषा का जो आभूषण है, भाषा को एक सुंदर चमत्कृति लाने के लिए, चमत्कारिक बनाने के लिए अलंकारों का उपयोग किया जाता है। तो उसको बोलते हैं अलंकार, यानी इंग्लिश में फिगर ऑफ स्पीच। ये ऑलरेडी बने बनाए हैं। तो अपने इसमें देखो बहुत सारे हैं, जैसे कि इन्वर्जन आ गया, रिपीटेशन आ गया, एलिटेशन आ गया, सिमिली हो गया, मेटाफर हो गया, पर्सनिफिकेशन हो गया। अभी मैंने यहाँ पर बताया पर्सनिफिकेशन। पर्सनिफिकेशन का मतलब होता है मानवीकरण करना। कोई मानवीकरण यानी मानव यानी जो जीवित है ना? तो मानवीकरण का मतलब, मगर इसमें जो जीवित नहीं है, निर्जीव वस्तु को सजीव के जैसा बताना, उसको कहेंगे मानवीकरण। यहाँ पर इस पोएम में हम देखेंगे तो चांद जो है वो निर्जीव है, फिर भी उससे वो बच्चा बात कर रहा है और उससे कुछ चीज मांग रहा है। तो एक तरह से वो चांद का मानवीकरण हो गया। तो ये भी दिखाई देता है कि ये पर्सनिफिकेशन है। पर्सन यानी व्यक्ति होता है कि नहीं, तो पर्सनिफिकेशन यानी मानवीकरण। तो ये चीजें अपनी बनी बनाई है ऑलरेडी। तो ऐसे जो भी फिगर ऑफ स्पीच है, जो अभी नाम बताया मैंने, वो सब उसमें रहेंगे। तो हिंदी में भी रहते हैं, तो हिंदी में इसको अलंकार कहेंगे, आभूषण, जिससे भाषा को हमको क्या बोलते हैं, एक अच्छे तरीके से श्रृंगार मिलता है और भाषा अलग तरीके से चमक उठती है, या उससे बहुत अच्छे से समझ में आती है। ठीक है? ये अलग से भी टॉपिक ले सकते हैं। ओके, हाँ। और कोई